हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम जीओसी 2 को देखेंगे यहाँ पर, जहां पे 10 क्वेश्चन होंगे और उन्हीं 10 क्वेश्चन से जीओसी 2 का पूरा पार्ट कवर होगा। जीओसी 2 में क्या क्या होता है, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, रेडिकल, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, फिर एसिड, बेस एंड टॉटोमेरिज्म, इतनी सबको मिला करके 10 क्वेश्चन में फ्रेम करके उनका जवाब निकालेंगे और उनके तरीके सीखेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। चलिए शुरुआत कर देते हैं। पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन रिएक्शन इंटरमीडिएट। जो रिएक्शन इंटरमीडिएट दिए गए हैं उनमें आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ज्यादा स्टेबल कौन है। तो उनमें से पहला देखिए, पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको क्या दिख रहा है, कार्बोकैटायन। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हैं, तो इसको और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, या ऐसा बोलो, किनारे के जो लोग लगे हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे, तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा स्टेबल कौन होगा वही हमें यहाँ पे पता करना है। चलिए देख लेते हैं। इस कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके बगल में देखिए 3 लोग लगे हैं जो कि क्या करेंगे, प्लस आई करेंगे। ठीक है, 3 लोग प्लस आई से इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। इस कार्बोकैटायन को भी 3 लोग प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देंगे और इस कार्बोकैटायन को 2 लोग प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, तो यहां से समझ में आ रहा है कि यहां और यहां पर प्लस आई तो सेम दिख रहा है करीब करीब। ठीक है, यहां थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि यहां पीछे से थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा रिस्पेक्टिवली। लेकिन हमें मेनली क्या लगाना होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कंडीशंस में। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इंपैक्टफुल होता है इंडक्टिव इफेक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां पर देखिए कितने हाइड्रोजन है इस कार्बोकैटायन की जस्ट बगल वाली इस कार्बन पे, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर पहले वाले में। इस वाले में कितना है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन देख पा रहे होंगे, 3 3 एंड 3। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जवाब आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो ज्यादा स्टेबल, मींस दैट सेकंड वाला ज्यादा, फिर क्या होगा फर्स्ट वाला, फिर क्या होगा थर्ड वाला। ओके, इस तरह से हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको फिट कर दिया। अगले में आइए, अगले में दिया हुआ है एक बेंजीन है जिसके सामने एक कार्बन जो कि 3 डिग्री है, ये भी कार्बन 3 डिग्री है, ये कार्बन कितना है 1 डिग्री। लेकिन यहाँ पर बगल में बेंजीन है, यहाँ पे बगल में बेंजीन है। इन दोनों में पूछा जाए ज्यादा स्टेबल कौन है तो बोलोगे ये। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री है और ये सिर्फ 1 डिग्री है। ठीक है, बेंजीन तो दोनों में कॉमन है। अब पूछा जाए इनमें और इनमें बताइए, तो याद रखिए पहली बात तो देखो CH3 यहां भी है, CH3 यहां भी है, बस एक CH3 के रिस्पेक्ट में यहां क्या लगा है, बेंजीन, जो कि अच्छा खासा क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, तो बहुत ज्यादा स्टेबल होने वाला है। तो क्या होगा, ये रिस्पेक्टिवली ज्यादा स्टेबल होगा इसके। लेकिन एक फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जो बेंजाइल कार्बोकैटायन होता है वो लेस स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू 9 अल्फा हाइड्रोजन वाले के। ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन रखने वाला जो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला होगा वो मॉलिक्यूल या ये बोलो वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू बेंजाइल, जबकि यहां पर रेजोनेंस हो रहा है तब भी। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखें। ये क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन मैक्सिमम कितना जा सकता है, 9 अल्फा हाइड्रोजन, उससे ज्यादा जा नहीं सकता। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन किसी कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में देखने को मिले तो ये समझो सबसे टॉप पर है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो सबसे टॉप पर है वो इसके रिस्पेक्ट में आगे होगा। ओके, तो यहां पर ऑर्डर आपको दिख रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, सी वाले पार्ट में क्या है, कार्बेनायन है। कार्बेनायन मतलब क्या, वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, वहां से कोई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मूव कराने वाला ही उसको स्टेबल बना सकता है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे अच्छा खासा रेजोनेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा रेजोनेंस दिख रहा है और ये रेजोनेंस तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ ये एरोमेटिक कैरेक्टर भी है इसके अंदर। एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि अंदर 2 2 4 और यहाँ पे 2 6, यहाँ पे बोलोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हकल रूल फॉलो कर रहा है, इस वजह से ये एरोमेटिक और ये ज्यादा स्टेबल होगा, कुछ ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज केवल नॉर्मल रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तब भी तो स्टेबल तो है एटलीस्ट। ओके, विद रिस्पेक्ट टू दिस, क्यों? क्योंकि इस कार्बेनायन में ये किनारे वाले तो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको देने की कोशिश करें तो इस कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जबकि इनमें क्या हो रहा है, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या कोई भी चार्ज डेंसिटी पूरे बॉडी पर स्प्रेड आउट होती है तो वो चीज ज्यादा स्टेबल होती है, जैसे एरोमेटिक सिस्टम में होता है कि यहां पर चला हुआ इलेक्ट्रॉन क्या होगा,
पूरे बॉडी पर फैल जाएगा। ओके, शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं डी वाला ऑप्शन क्या है। डी वाले ऑप्शन को ध्यान से देखिए, आपने हम रेडिकल बना रखा है, ठीक है। रेडिकल में क्या है, ये रेडिकल कैसा है, 3 डिग्री, बगल में क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ठीक है। रेजोनेंस कैसे होता है रेडिकल का, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, एक इधर लेके आते हैं और एक इधर लेके आते हैं, कुछ इस तरीके से चलाते हैं। तो समझिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। और यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है केवल, ठीक है। यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही नहीं है, सारे CH3 प्रेजेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेबिलिटी में ये आगे होगा, इसके बाद ये होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव प्रेसिपिटेट विद AgNO3। AgNO3 इनमें से किसके साथ प्रेसिपिटेट देगा। तो प्रेसिपिटेट किसका बनता है AgNO3 में, AgBr का, AgCl का, AgI का, ठीक है। तो यहां पर देखिए सब में ब्रोमीन लिखा हुआ है, इसका मतलब AgBr का प्रेसिपिटेट किसमें बनेगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए एक तरीके की रिएक्शन हो गई कि अगर इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करा दी जाए तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगी, बस यही जवाब देना है। अगर हो पाएगी तो AgBr का प्रेसिपिटेट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बस आपको यही ढूंढना है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो देखिएगा AgNO3 से आपको क्या मिलता है, Ag+ मिलता है, और यहां से ब्रोमीन किस फॉर्म में चाहिए, नेगेटिव। तो ब्रोमीन नेगेटिव फॉर्म में चाहिए तो वो क्या होगा, इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रोमाइड निकालने के लिए तो बेंजीन के खोपड़ी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो वो तो सिस्टम स्टेबल नहीं है, वो चीज स्टेबल तो है नहीं कि देखो ये चीज स्टेबल है नहीं, ठीक है। किसी ऐसे कार्बन पे जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, वहां से आप हटा करके पॉजिटिव नहीं बना सकते, इस वजह से आप बोलोगे कि ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब यहां पे प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कार्बन देखिएगा, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां से अगर मान लो मैं ब्रोमीन हटा देता हूं तो जो चीज बनाऊंगा वो क्या होगा, देख लीजिएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और ये देखने में लग रहा है कि ये कार्बोकैटायन बन सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन है, बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन है, जो कि एक एरोमेटिक कार्बोकैटायन है। तो हम यहां से बोलेंगे कि हाँ भैया, क्योंकि एरोमेटिक बना पा रहे हैं इसलिए यहां से ब्रोमीन आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। तो हटाओगे तो इसके साथ क्या मिलेगा, AgBr का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ओके, तो आपका ऑप्शन ये हो गया। लेकिन बाकी को देख लेते हैं। यहाँ पे भी वही कहानी है, यहां से हटाया नहीं जा सकता ब्रोमीन को, दो रीजन दो, एक तो डबल बॉन्ड करेक्टर है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, उस वजह से क्या बोलोगे, निकालना कठिन होता है। दूसरा रीजन दो, ब्रोमीन हटाने के बाद जो पॉजिटिव छोड़ के जाओगे वो ध्वस्त कर देगा बेंजीन की खोपड़ी को, ठीक है। अगले पर आइए, ये क्या है, ये जो बनाया गया है इनमें से अगर आप हटाएंगे भी तो देखिएगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन तो स्टेबल होता नहीं, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, ये बनना वो पसंद नहीं करेगा। तो एक ही जवाब मिला आपको, ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताना है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में CH3C डबल बॉन्ड NH फिर सिंगल बॉन्ड NH2 लिखा है, इसको एमाइडीन्स बोलते हैं। एमाइडीन्स इसलिए बोलते हैं, जैसे देखो यहां पर अगर मैं इस नाइट्रोजन को हटा करके ऑक्सीजन लिख देता तो ये क्या बनता, एमाइड बन जाता, ठीक है। और एमाइड में ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन लगाने पर वो एमाइडीन्स बन जाता है, ठीक है। तो ये एमाइडीन्स है और ये गुआनिडीन्स है, ठीक है। गुआनिडीन क्या होता है, यूरिया आप जानते होंगे, यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक है। तो ऑक्सीजन हटा करके यहां पर अगर क्या लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, NH लिख दिया जाए, तो आप क्या बोलोगे, ये गुआनिडीन है। गुआनिडीन और एमाइडीन्स बहुत ही अच्छे बेस होते हैं, ऑर्गेनिक बेसिस, ठीक है। तो ये फैक्ट अपने पहले दिमाग में फीड करें कि गुआनिडीन एंड एमाइडीन्स अच्छे बेसिस होते हैं। अब मैं बता रहा हूं क्यों होते हैं, ठीक है। देखिएगा यहां पर पहली बात तो बताइए कि मान लो H+ इनको मिले, इस गुआनिडीन को H+ मिले तो ये वाला नाइट्रोजन H+ रिसीव करेगा या ये वाला रिसीव करेगा, तो आपको जवाब देना चाहिए ये वाला करेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन जो है उस वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर अपने पास ही बैठा हुआ, मतलब लोकलाइज्ड है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जबकि ये वाला देखो पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे कर रहा है देखिएगा, ये वाला देखिए इस तरीके से ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर इसी के सामने H+ आ जाए तो ये वाला नाइट्रोजन लेगा
लेकिन ये वाला नाइट्रोजन नहीं रिसीव करेगा। इतनी बात समझ में? तो आप बोल सकते हो कि सामने H प्लस रखने पर इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी, CH3C डबल बॉन्ड NH2 प्लस हो जाएगी, और यहां पर क्या हो जाएगा, NH2 विद लोन पेयर। हमने क्या किया, यहां वाले को H प्लस दे दिया इस वाले लोन पेयर को, तो क्या बन गया NH2 प्लस। अब ये क्या होगा, देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो क्या बनेगा CH3C और यहां पर बन जाएगा NH2 डबल बॉन्ड NH2 और प्लस। अब एक चीज कॉमन दिखेगी आपको कि ये स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, एग्जैक्टली सेम है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस वजह से हम ये बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चर बहुत ही स्टेबल है। अगर ये स्ट्रक्चर स्टेबल है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल H प्लस पाने के बाद उस H प्लस को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो H प्लस पाने के बाद स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब ये अच्छा बेस है। ठीक है, मैंने ये समझाया कि एमाइडीन्स अच्छा बेस क्यों है। अगर यही काम आप यहां करेंगे तो आपको 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे, जैसे यहां पर 2 मिले हैं वैसे यहां पे 3 मिलेंगे। तो ये वाले का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या है, बेस को जब आप H प्लस देते हो तो क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड। तो इसके कॉन्जुगेट एसिड के 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे, इस वजह से वो H प्लस को कभी नहीं छोड़ता, मतलब ज्यादातर नहीं छोड़ेगा। इस वजह से हम बोलेंगे गुआनिडीन अच्छा होता है। तो एक एक्सप्लेनेशन तो ये हो गया कि अच्छा क्यों है गुआनिडीन्स और एमाइडीन्स। अब हमें कंपैरिजन में आना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जब यहां से ये नाइट्रोजन भेजेगा तो इस वाले नाइट्रोजन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी मेरे भाई, तो आप क्या बोलोगे, H प्लस को इजिली कैप्चर कर सकता है। सेम वे में जब ये वाला नाइट्रोजन जो है यहां पर भेजेगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये यहां पर रिसीव होगा, तो आप बोल सकते हो कि यहां भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। देखो यहां से भेजेगा तो यहां वाले पर बढ़ेगी। लेकिन एक बात देखो, ये वाला तो लोन पेयर क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, लेकिन ये तो अपनी जगह पर बैठा रहेगा। इसका मतलब हमारे काम का H प्लस पकड़ने वाला ये वाला नाइट्रोजन है, जबकि ये नाइट्रोजन H प्लस इजिली नहीं पकड़ेगा। अब ध्यान से समझो, अगर ये लोन पेयर इधर जाएगा तो यहां भी रिसीव होगा। ठीक है, इसका मतलब हमें इसके बारे में बात करनी है। लेकिन एक कॉमन चीज देखो, इस चीज को आप यहां लाओगे तो देखो ये वाला नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो 2 जगह डिवाइड हो रहा है, इधर भी डिवाइड हो रहा है रेजोनेंस में, इधर भी डिवाइड हो रहा है। तो ये देखो, इससे भेजा हुआ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ज्यादा यहां रिसीव नहीं होगी, क्योंकि इसको 2 जगह जाना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, जबकि यहां पर देखिए सबसे ज्यादा होगी। ये दोनों NH2 क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, इस वाले NH2 की तरफ भेजेंगे। तो इस वाले NH2 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, इस वजह से वो इजिली H प्लस पकड़ सकता है। तो आप आराम से बोल सकते हो कि देखो यहाँ पे प्लस M था तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस वजह पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो सबसे आगे कौन, फोर्थ वाला। वैसे भी गुआनिडीन सबसे आगे होता है, बाद में कौन आएगा, एमाइडीन्स। क्यों आएगा, रीजन समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, यहाँ पे 2 लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ पर इनमें 1 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें रिंग के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, सेकंड पॉइंट आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा थर्ड। अब आपके मन में आना चाहिए कि भैया थर्ड वाला सबसे लास्ट में आपने क्यों लिखा, तो जवाब सुनिएगा, क्योंकि इस वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर भी डिवाइड हो जाता है और इधर भी डिवाइड, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिवाइड हो गई, तो इस वाले नाइट्रोजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगा, इस वजह से ये ज्यादा अच्छा बेस नहीं होगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पढ़िएगा क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन अमंग द फॉलोइंग इज। आपको ये ABC दिया गया है, इनमें से बताना है ज्यादा बेसिक कैरेक्टर का कौन है और क्यों है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो पहला नाइट्रोजन आपको दिख रहा है, इस पर एक लोन पेयर है और इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये नाइट्रोजन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ओके, यहां पर आइए, ये वाला नाइट्रोजन देखिएगा, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है, एक इधर सिग्मा है और एक लोन पेयर है। तो क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि यहां पर जो स्टेरिक नंबर आएगा वहां हाइब्रिडाइजेशन क्या निकालेगा, sp2 नाइट्रोजन का। इस वाले नाइट्रोजन का क्या होगा, तो आप अगर डायरेक्टली देखोगे तो आपको लगेगा कि ये sp3 है, लेकिन जब कभी भी बगल में रेजोनेंस करने के लिए दिया जाए तो पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, तब उसका जवाब दो। ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां पर नेगेटिव, यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि ये जो नाइट्रोजन है वो एक्चुअल में क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या है, मूवमेंट करता है, डीलोकलाइज होता है, इसलिए वो अपनी जगह पर नहीं बैठा है कि वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पाए, कुछ ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन कैसा, sp2, ये भी sp2, लेकिन ये sp3। लेकिन अंतर समझिए, इस sp2 में नाइट्रोजन का लोन पेयर कहीं जा नहीं रहा है, मतलब ये क्या है, लोकलाइज्ड है। क्या है,
लोकलाइज्ड है, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, डी लोकलाइजेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, डी लोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अगर डीलोकलाइजेशन होगा तो वो अपने में ही बिजी रहेगा, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही रेजोनेंस चलता रहेगा, तो ये लोन पेयर तो फ्री नहीं होगा। अगर लोन पेयर फ्री नहीं होगा तो वो H+ को इजीली नहीं पकड़ पाएगा। इसका मतलब सबसे खराब बेस कौन सा होने वाला है, सी। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर फ्री नहीं है। देखो यहां पर इसका लोन पेयर फ्री है और यहां भी इसका लोन पेयर फ्री है डोनेट करने के लिए, लेकिन यहां पर क्या है कि परसेंटेज S करेक्टर जो है ज्यादा है क्योंकि sp2 है, और यहां पर क्या है sp3, यहां पे 25% है और 33% परसेंटेज S करेक्टर है। तो इस वाले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा होगी, इसलिए ये लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं करेगा। तो इजीली डोनेट कौन करेगा, ए। तो A B C, ठीक है, साथ समझ में आ गया हो। सबसे अच्छा कौन होगा, ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, अब अगले पे आते हैं 5th क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्या है, पहला देखिए क्या है, बेंजीन पर NH2 लगता है तो क्या बोलते हैं, एनिलीन, और यहाँ बेंजीन में एक कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा दो क्या बोल जाएगा, पिरिडीन, और 5 मेंबर रिंग में पायरोल, और ये क्या है, एक जनरल एमीन ले रखा है नाइट्रोजन, जो कि क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब हमें बताना है इनमें कौन ज्यादा बेसिक है और क्यों ज्यादा बेसिक है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जो ये नाइट्रोजन है, जो ये वाला नाइट्रोजन है, वो बेंजीन के साथ क्या करेगा, बोलो, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसमें पार्टिसिपेट करेगा इनके रेजोनेंस के साथ। ठीक, तो ये क्या होगा, sp2 तो है, नाइट्रोजन क्या है, sp2 तो है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। जो डीलोकलाइज होगा, जो घूमता रहेगा, वो जल्दी H+ पकड़ नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है। देखिए पिरिडीन में क्या होता है, ये वाला लोन पेयर जो होता है, ये वाला लोन पेयर रिंग के अंदर नहीं जा सकता। एक तो पहले से एरोमेटिक है, ऊपर से सिस्टम ऐसा होता है कि ये वाला लोन पेयर और यहाँ के p ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इस वजह से ये लोन पेयर इसके अंदर इंटर नहीं कर पाता। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इसका लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब समझ में आ रहा है, वो कहीं मूव नहीं करेगा, अपनी जगह पर बैठा रहेगा। अब यहां पर आइए, ये वाला लोन पेयर क्या करेगा, ये भी मूव करता है। ठीक है, देखो ये मूव करता है, रेजोनेंस करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों sp2 बोल रहा हूं, क्योंकि एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, मतलब 3 सिग्मा हो गए, क्योंकि ये तो पार्टिसिपेट कर रहा है पाई बनाने में, और पाई को हम काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन के वक्त। तो 1 2 3, तो 3 हो गया स्टेरिक नंबर, sp2 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन एक बात देखिए, ये लोन पेयर क्या कर रहा है, लोन पेयर जब इन्वॉल्व हो रहा है इनके अंदर, तभी पायरोल एरोमेटिक बन पा रहा है। मतलब ये वाला लोन पेयर तो फ्री होगा ही नहीं आसानी से, क्योंकि वो एरोमेटिक सिस्टम के अंदर चला गया। जब ये एरोमेटिक सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब ये इजीली फ्री होने वाला नहीं है। तो सबसे टफ है इसका लोन पेयर जो है सामने H+ को पकड़ सके। ठीक है, लेकिन देखो यहां पे सबसे अच्छा ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन कैसा है बोलिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड में परसेंटेज करेक्टर सिर्फ 25% है, इस वजह से ये इजीली डोनेट कर लेगा। लेकिन बाकी देखिए सारे sp2 हैं। अब इनको कैसे छांटोगे, देखो सबसे पहले क्या बोलोगे कि चौथा वाला आगे कर दीजिए। क्यों कर दीजिए बोलो, इसको हमने आगे क्यों किया, केबी ऑर्डर में। ठीक है, तो बेसिसिटी या स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएगा आपका, ये 4th वाला सबसे ज्यादा होगा। अब इन सब में किसको बताओगे, देखो ये डीलोकलाइज हो रहा है, ये भी डीलोकलाइज हो रहा है, तो ये तो बाद में आने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब लोकलाइज्ड वाले को पहले ले लूं। ठीक है, लोकलाइज्ड का मतलब क्या है, वो अपनी जगह पर बैठा था, सामने उसके H+ आया, उसने दे दिया। ठीक है, अब इनमें और इनमें आ जाइए, तो इसमें देखिए इनका रिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है लोन पेयर, मतलब क्या, ये एरोमेटिक सिस्टम में ही बिजी रहेगा, तो बाहर निकलने का कोई चांस बचेगा ही नहीं। तो एनिलीन ज्यादा हो जाएगा अच्छा विद रिस्पेक्ट टू 3rd, तो यहां पे ये ऑर्डर आएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हूं। ठीक है, अब हम 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, या ये बोलिए कि Ka का ऑर्डर बताना है। ठीक है, पहले Ka का ऑर्डर बताते हैं, और उसके बाद कभी कभी पेपर में pKa के बारे में भी पूछा जाता है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड के बारे में बात करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, फिर बाद में हम pKa पर लौटेंगे। ओके, चलिए इसमें देखिएगा क्या लिखा होगा, CH3 और CH3SO3H, CH3COOH, और एक फिनॉल है, उस पर
पर एक NO2 लगा है और एक नॉर्मल फिनॉल दिया हुआ है। तो इसमें आपको बताना है इसमें से ज्यादा एसिडिक कौन है, ये एक बेसिक जानकारी है और इसका होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस में इसी को फ्रेम करके दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी कभी कभी हमें भारी पड़ जाती है। चलिए देखिएगा, किसी भी एसिड की एसिडिटी बताने के लिए हमेशा आपको वहां का H+ हटा देना चाहिए। क्या हटा देना चाहिए? अगर आप यहां से H+ हटाओगे तो कौन सा चार्ज बनेगा? नेगेटिव चार्ज बनेगा। यहां से हटाओगे तो कौन सा चार्ज बनेगा? नेगेटिव चार्ज बनेगा। उसी तरीके से हर जगह से आप हटाएंगे तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। किसी भी एसिड का एसिडिटी बताना है तो पहले उसका कॉन्जुगेट बेस बनाइए और ये कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक है। एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनने के बाद उसकी स्टेबिलिटी चेक करिए कि वो कितना ज्यादा स्टेबल है, और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका रिस्पेक्टिव एसिड ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। ओके, तो देखिएगा यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है कितनी जगह रेजोनेंस कर सकता है? यहां भी जा सकता है और ये क्या कर सकता है? यहां भी आ सकता है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज कितनी ऑक्सीजन पे जाएगा? तो बोलोगे 3 ऑक्सीजन पर घूमेगा, ठीक है। एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, 3 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज घूमेगा। लेकिन ये कितनी जगह जा सकता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी बार? 2 ऑक्सीजन कवर करेगा। लेकिन ये देखो, ये एक ही ऑक्सीजन पे पड़े रहेंगे। अगर आएंगे भी तो कहां आएंगे? बोलो, ये नेगेटिव चार्ज यहां रेजोनेंस करेंगे बेंजीन के साथ, और कहां कहां आएंगे? इस O नेगेटिव के ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पैरा पर आएंगे, ठीक है। और 2 ऑर्थो होता है और एक पैरा और हाई, ठीक है। जब यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसको NO2 क्या करेगा? अपने -m और -I से उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब सोचिए, कहीं पर नेगेटिव चार्ज और -I माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच करके उसको क्या करोगे? स्टेबल करोगे। तो इतनी बात कंफर्म है कि यहां पर NO2 नहीं है, तो ये वाला लेस स्टेबल है और ये वाला ज्यादा स्टेबल है। इतनी बात ठीक है? ओके। अब देखिए, यहां पर ऑक्सीजन पर 3 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डिवाइड हुआ, यहां पर 2 में और यहां पर सिर्फ 1 में, तो अंदाजा लग चुका होगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होने वाला है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का आपने ऑर्डर बता दिया। रिस्पेक्टिव जो एसिड मैंने यहां पे पहले लिखे थे, सल्फोनिक एसिड आगे होगा, इसके बाद आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये नाइट्रोफिनॉल आएगा, इसके बाद कौन आएगा? फिनॉल आएगा, ठीक है। शायद समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को मेरे हिसाब से तो याद कर लेना चाहिए, और मैं याद कराऊंगा, सेकंड दिन में आपको याद हो जाएगा। देखिएगा, ये क्या है? पहले पहचानिए क्या है? फॉर्मिक एसिड। ये क्या है? ये फॉर्मिक एसिड है, ठीक। ये फॉर्मिक एसिड है। और ये क्या है? ये बेंजोइक एसिड है। ये बेंजोइक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है। और ये क्या है? ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये एसिटिक एसिड है। और ये क्या है? दोनों तरफ OH है CO के, तो ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है। क्या ये कार्बोनिक एसिड? H2CO3 को कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसका शॉर्ट बता रहा हूं कैसे आप याद रखोगे। ऐसे याद रखो कि Ka का जो ऑर्डर है यहां पर, वो ऑर्डर कुछ इस तरीके से है जैसे FB अकाउंट। क्या? जैसे FB अकाउंट। FB अकाउंट मतलब फेसबुक अकाउंट, ठीक है। तो F का मतलब क्या हो जाएगा? फॉर्मिक, B फॉर क्या हो जाएगा? बेंजोइक, और A से क्या मिल जाएगा? एसिडिक, और C से क्या हो जाएगा? कार्बोनिक। ये सबको एक साथ मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। अब इन पर क्वेश्चन जो भी आएंगे ना, अगर आपको ये चीज पता है, विश्वास मानिए एक सवाल भी आप गलत नहीं करेंगे। बस FB अकाउंट दिमाग में फिट रखिए। ओके, चलिए। अब कभी कभी पूछा जाता है कि PK ऑर्डर बताइए, तो PK का ऑर्डर बताइए, कैसे बताया जाएगा? तो हमें पता होना चाहिए कि K और PK में किसका रिलेशन होता है? रिवर्स का रिलेशन होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिव लॉगरिथम होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि जो Ka का ऑर्डर आएगा, ध्यान समझना, तो यहां पर PKA का ऑर्डर में सबसे आगे कौन? देखो, यहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन था? फॉर्मिक। यहां पे कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है? फॉर्मिक, फिर बेंजोइक, फिर कौन? एसिटिक, फिर कार्बोनिक। ये किसका ऑर्डर है? ये Ka का ऑर्डर है। तो PK का ऑर्डर इसका जस्ट उल्टा होगा। तो क्या बोलोगे? इसमें C का ज्यादा आएगा। C मतलब क्या? कार्बोनिक का। फिर किसका आएगा? A फॉर एसिटिक, फिर B का, और इसके बाद F का आएगा, ठीक है। ये मैंने PKA लिखा है। ओके, साथ समझ में आ गया हो, चीजें याद हो गई हूं। यहां तक आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। बस सवाल को देख करके आपको जवाब निकालने का तरीका थोड़ा सा क्लिक कर जाना चाहिए। रिएक्शन को देखिए, पहले ध्यान समझिए कि क्या रिएक्शन हो सकती है। देखिए, यहां पर क्या है? एसिड है, हमें पता है ये पार्ट क्या है? एसिडिक नेचर रखने वाला है। तो ये देखो, यहां पे तोड़ के देखो, Na+ और HCO3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये Na+ और HCO3 नेगेटिव, और HCO3 नेगेटिव अगर H+ पाएगा तो वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो HCO3 नेगेटिव यहां से क्या उठाता है? H+ उठाता है। क्या उठाता है? H+ उठाता है। अगर वहां से H+ उठाएगा तो क्या बनेगा? देखो, डबल बॉन्ड O
O नेगेटिव बनेगा क्या? और ये जो O नेगेटिव बना है ये क्या स्टेबल है? तो जवाब है हाँ। देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, क्यों? क्योंकि अभी पढ़ा हमने, ये पढ़ा कि इस पर 3 बार रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेबल होगा, इसका मतलब ये इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा। और उसके साथ साथ क्या बन रहा है? H2CO3 बन रहा है। कैसे बन रहा है H2CO3? HCO3 नेगेटिव को H प्लस मिल जाएगा यहां से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? H2CO3 और यहाँ पे Na प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो शायद बात समझ में आ गई हो। और H2CO3 रूम टेम्परेचर पर भी ज्यादा स्टेबल नहीं होते, तो हम क्या बोलते हैं, ये टूट जाता है, यहां से CO2 गैस एलिमिनेट होती है और वाटर निकलता है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। बस आपको बस एक चीज पता हो कि NaHCO3 ऐसे एसिड से रिएक्शन करता है जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होते हैं। क्या लाइन बोली मैंने? NaHCO3 उससे रिएक्शन करता है, उस एसिड से रिएक्शन करता है जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होते हैं। इसका सिर्फ एक मतलब है कि रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ चलती है। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ चलती है, मतलब समझना। देखिए, अगर कोई आपसे पूछ ले कि H2CO3 और इस PHSO3H इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है या इसका? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा किसका होता है? सल्फोनिक एसिड का होता है। अभी पढ़ा, देखो सल्फोनिक SO3H वाला आगे है, ठीक है। और ये देखो H2CO3 है, तो इसमें कुछ C+O वाला पार्ट आएगा, कुछ ऐसा पार्ट आएगा, है ना। और वो देखो कितनी स्टेबिलिटी में कितना, मतलब सॉरी एसिडिटी में कितना पीछे है। तो आप बात को समझ गए होंगे कि ये वाला क्या होगा? लेस एसिडिक। अब देखो ध्यान से, ये मोर एसिडिक है। मोर एसिडिक से हमने क्या किया? लेस एसिडिक वाला बनाया। मतलब रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ ही चलती है, इसीलिए ये रिएक्शन हो पाई और यहां से CO2 गैस इवॉल्व होगी। कभी कभी पेपर में आता है कि कौन सी गैस का इफर्वेसेंस होता है यहाँ पे, तो आप बताना वहां पे कि CO2 गैस निकलती है। अगला सवाल, अगले सवाल के लिए आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, कोई चांस नहीं है, ठीक है। और कोई चांस नहीं है और कोई तरीका नहीं है इस बात को समझाने का, सिर्फ याद करना यहाँ पे एक फैक्टर होगा। मैं उसमें थोड़ा सा बता देता हूं कि H2CO3 इसमें कहां फिट बैठता है, ठीक है। अगर आप H2CO3 वाले पार्ट को लेके जाएंगे तो वो यहां फिट बैठेगा। कहां पे? यहां पे HOC_O नेगेटिव, फिर ग्रेटर देन फिनोलेट आयन, नहीं फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। देखिए ये यहां पे सेट बैठता है। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बोनिक एसिड जो है वो फिनॉल से तो ज्यादा एसिडिक है, लेकिन इस नाइट्रोफिनॉल से लेस एसिडिक होता है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो चलिए देख लेते हैं। NaHSO3 से हमें क्या निकलेगा? Na+HCO3 नेगेटिव, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ये नाइट्रोफिनॉल क्या होता है? ज्यादा एसिडिक है। अगर ये ज्यादा एसिडिक है तो ये इसको H+ देगा और ये क्या बना देगा भाई? बोलो H2CO3 बना देगा, ठीक है। और यहां से Na+ इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? देख लीजिएगा, O नेगेटिव Na+ एंड NO2। देखो फिर से हमने क्या बनाया? H2CO3। तो ये H2CO3 तो स्टेबल ज्यादा होते नहीं, क्या दे देंगे? ये CO2 गैस दे देंगे, ठीक। अब हम 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है, इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर है, उसके सामने लिख दिया गया कि 2 मोल NH2 के साथ रिएक्शन कराएगी। सोडामाइड अगर 2 मोल दिया गया तो कहां कहां से वो H+ उठाएगा, बस इतना देखना। इस स्ट्रक्चर से हमें डरना नहीं है, ओके। नेक्स्ट दिया हुआ कि सोडियम मेटल डाल दिया गया, ये एक्सेस में सोडियम मेटल प्रेजेंट है, तो क्या निकलेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसके बारे में कमेंट करके बताइए। तो ध्यान से समझिए, NaNH2 का पहले वर्क फंक्शन बताइए क्या होगा? Na+ और क्या होगा? NH2 नेगेटिव। तो NH2 नेगेटिव तो बहुत ही शानदार बेस है। NH2 नेगेटिव क्या चाहेगा? H+ चाहेगा, लेकिन हमारे पास मजबूरी क्या है? 2 मोल ही प्रेजेंट है, तो हमें सिर्फ वो उठाना है जो ज्यादा एसिडिक है। तो पहले आपको एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढना पड़ेगा, फिर उनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है उसका ऑर्डर बनाना पड़ेगा, फिर बाद में आप प्रोडक्ट बनाएंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए फिनॉल के एक हाइड्रोजन को देखो, एक एसिडिक हाइड्रोजन ये है, एक एसिडिक हाइड्रोजन ये है, एक एसिडिक हाइड्रोजन ये है, और ये C+O और H के बीच में एक एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये 4 एसिडिक हाइड्रोजन है, जबकि हमारे पास सिर्फ ये 2 मोल प्रेजेंट है। तो इनमें से आपको पता करना होगा कि ज्यादा एसिडिक कौन सा है। देखिए COOH से जो जुड़ा होगा निश्चित रूप से वो ज्यादा एसिडिक होगा। फिनॉल वाला पार्ट अभी पढ़ाया मैंने कि ये वाला ज्यादा एसिडिक नहीं होगा। तो यहां पर कार्बन से तो जुड़ा हुआ है स्लाइटली एसिडिक, लेकिन ज्यादा एसिडिक नहीं है। तो ज्यादा एसिडिक की बात की जाए तो देखो ये नंबर 1 पर आता है, ये वाला नंबर 2 पर
आता है, ये वाला नंबर 3 पर आता है और ये वाला नंबर 4 पर आता है। देखो यहां से जब NH2 नेगेटिव जाएगा तो कौन सी गैस निकलेगी, पहले तो सवाल यही बनता है, तो बोलो NH3 गैस इवॉल्व होगी। कैसे? NH2 नेगेटिव यहां से जब H+ उठाएगा तो H+ और NH2 नेगेटिव मिलकर NH3 गैस बाहर, और यहां से 2 मोल हटाने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको थोड़ा जल्दी बनाना है, देख लीजिए। ये इसके साथ ये प्रोडक्ट बनेगा, केवल 2 जगह से हटेगा और 2 मोल NH3 गैस इवॉल्व हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। सोडियम मेटल का काम क्या है? देखो मेटल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देने का, तो वो अपनी शकल सूरत इस तरीके से बनाएंगे, Na+ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होता है, जब कभी भी सोडियम मेटल किसी एसिडिक हाइड्रोजन के टच में आता है, किसके टच में? एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब H+, तो H+ अगर इसके टच में आएगा तो वो क्या उठाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन के साथ जाके जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, बोलो एलिमेंटल H बनेगा क्या? लेकिन एलिमेंटल H के फॉर्म में तो उड़ेगा नहीं, तो क्या लिखते हैं इसको? हाफ मोल H2 लिखते हैं, ठीक है। हाफ मोल H2 बन के उड़ेगा जब कोई एक H+ एक इलेक्ट्रॉन के टच में आएगा तो। बात समझ में आ गई? ओके। अब सवाल ये कि हमारे पास ये एक्सेस में प्रेजेंट है, हमारे पास बहुत सारा है, तो सारे के सारे एसिडिक हाइड्रोजन क्या करिए, गायब कर दीजिए। तो इसका वाला प्रोडक्ट मैं यहीं पे बना रहा हूं। लेकिन बताओ कितने हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल से निकाले आपने? 1 2 3 4, 4 निकाले ना, 4 निकाले तो 4 से कितने मोल H2 निकलेगा? 2 मोल। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि H2 के फॉर्म में लिख रहे हो, एलिमेंटल नहीं, तो बोलोगे 2 मोल H2 गैस इवॉल्व होगी और उसके साथ साथ इस शकल वाला चीज बनेगा। ओके, चलिए 9th पर आते हैं। कंसीडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन इन गैस फेज, आपको दिया गया है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ Kb, ठीक है। आपको Kb का ऑर्डर बताना है, बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं अक्सर, इसलिए मैंने क्वेश्चन को मेंशन किया है। पहले देखिए A B C इनमें देखते हैं। अगर नाइट्रोजन पर CH3 है और एक्वस सॉल्यूशन पूछा गया, ध्यान समझिएगा, अगर एक्वस सॉल्यूशन पूछा गया है इसका मतलब यहां पर आप सॉल्वेशन कंसीडर करेंगे। सॉल्वेशन का मतलब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर करेंगे, ठीक है। सॉल्वेशन कंसीडर करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट भी कंसीडर करेंगे, तो यहां पर बहुत सारा इंपैक्ट हो जाता है। तो इसको मिला के आपको याद करवाया गया होगा क्लास में कि अगर CH3 प्रेजेंट हो नाइट्रोजन पे, एक कार्बन प्रेजेंट है तो ये 1 डिग्री अमीन है, ये क्या है, ये 2 डिग्री अमीन है, और ये क्या है, एक 3 डिग्री अमीन है। अगर नाइट्रोजन पर CH3 प्रेजेंट है तो Kb का ऑर्डर याद करवाया जाता है कि हरदम आपको 2 आगे लेके चलना होता है, हर वक्त 2 आगे रखना है, 2 डिग्री आगे रखना है। अगर CH3 प्रेजेंट है तो 1 आगे रखना है, बाद में 3 आगे रखना है, ठीक है। तो 2 1 3 हो जाता है जब नाइट्रोजन पर CH3 प्रेजेंट होता है। ध्यान सुनिए, दोबारा सुन लीजिए क्या ऑर्डर बताया मैंने, मतलब कि ये 2 डिग्री वाला ज्यादा बेसिक है विद रिस्पेक्ट टू 1 डिग्री, विद रिस्पेक्ट टू 3 डिग्री, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आया, आपको पूछा गया था ऑर्डर बताइए, तो आप बताओगे B क्योंकि ये क्या है 2 डिग्री, फिर क्या आएगा A क्योंकि ये क्या है 1 डिग्री, और ये क्या है C। तो यहां पर ऑर्डर आ जाएगा Kb का ऑर्डर ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद करवाया जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में इसी तरीके से मेंशन है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, लेकिन ये कब, जब एक्वस सॉल्यूशन पूछा गया हो तब। ओके, इसमें आइए, लेकिन जब C2H5 प्रेजेंट हो तो कुछ इसमें लोचा हो जाता है। क्या हो जाता है, बस वही याद रखना पड़ेगा। ये क्या है भैया 3 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, और ये भाई साहब क्या है 1 डिग्री। लेकिन अगर C2H5 प्रेजेंट हो तो Kb के ऑर्डर में सिर्फ एक चीज बदल जाती है, 2 तो हमेशा आगे रहेगा, 2 वहां भी आगे, 2 यहां भी आगे, 2 डिग्री तो आगे होगा, फिर कौन आगे होगा 3 डिग्री, बाद में आएगा 1 डिग्री। ये कब करना है, जब आपका एल्काइल ग्रुप C2H5 हो, लेकिन एल्काइल ग्रुप CH3 होते ही आपको क्या रखना है 2 1 3 ही रखना है। लेकिन ये कब, एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि वहां पे क्या होता है सॉल्वेशन, और सॉल्वेशन के कैसे होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होता है। चलिए आते हैं गैस फेज में। क्वेश्चन अगर आपसे लिख करके पूछे कि गैस फेज, तभी ये वाला जवाब देना कि गैस फेज में तो सॉल्वेंट होगा नहीं। अगर सॉल्वेंट नहीं होगा तो सॉल्वेशन नहीं होगा, अगर सॉल्वेशन नहीं होगा तो नॉर्मल ट्रेंड का ऑर्डर लगाइए, किसका, इंडक्टिव इफेक्ट लगाइए। सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से जवाब देंगे। आप सब में देखिए इंडक्टिव इफेक्ट अगर आप जवाब दें तो यहां पर नाइट्रोजन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। तो 3 लोग मिलकर के नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पाएगा, जबकि यहां सिर्फ एक CH3 देगा तो यहां पर कम आएगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। सब में क्या हो जाएगा, ये कब कब मैंने लिखा हुआ है, जब एक्वस हो, ये हमने कब का लिखा है, जब एक्वस हो। लेकिन गैस फेज में हमेशा 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री ही रहेगा, चाहे आप CH3 लिखो चाहे आप C2H5 लिखो। बात समझ में आ गई, बात क्लिक कर रही है। ओके,
अब 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन टॉटोमेरिज्म के लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म। आपको क्या देखना है जो टॉटोमेरिज्म नहीं करेगा। देखते हैं हमें टॉटोमेरिज्म में क्या देखना होता है, एक ऐसा कार्बन चाहिए होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उस पर मिनिमम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और उस कार्बन के बगल में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कोई XY रिलेशन वाला प्रेजेंट होना चाहिए, या ये बोलो कोई -M वाला प्रेजेंट होना चाहिए X। तो चलिए इसको देखते हैं इसका टॉटोमेरिज्म क्या बनता है। अगर इसका टॉटोमेरिज्म आप बनाएंगे तो इसका मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, क्या बनेगा देखिएगा। अगर इसका टॉटोमर बनेगा तो देखिए कुछ ऐसा बनाएंगे। ये जो कीटो का फॉर्म था ये इन एंड ऑल मतलब इनॉल में कन्वर्ट हो गया, और यहां पर क्या आ रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ रही है, इसलिए ये कीटो फॉर्म कन्वर्ट होकर के इनॉल में आसानी से जाना चाहेगा। तो हम ये कहेंगे हाँ ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखो यहां वाले कार्बन पे क्या है, क्लोरीन और CH3 है, यहां पर दोनों CH3 है। तो जहां पर आपका -M ग्रुप प्रेजेंट था उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर, अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, बी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी को चेक करके देख लेते हैं कि उनका टॉटोमर क्या बनेगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें आती हूं। क्या है ये देखिएगा ध्यान से, हमने क्या किया, इस कीटो फॉर्म को इन एंड ऑल में कन्वर्ट कर दिया, और यहां पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिख रही है। बस ऐसे समझाने के लिए बस कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं मैं। ओके, ये देखिएगा क्या ये शो करेगा। आपको लग सकता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि देखो जो -M ग्रुप है ना उसके जस्ट बगल वाले पर अल्फा कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज तो नहीं है। हमने बोला था जबकि sp3 चाहिए, लेकिन मेरे भाई ये वाला देखो, ये वाला तो sp3 है ना। ठीक है, क्योंकि टॉटोमेरिज्म के मैकेनिज्म में अपन क्या करते हैं, sp3 कार्बन के हाइड्रोजन को वहां से हटाते हैं, नेगेटिव चार्ज बना करके इसको डीलोकलाइज कराते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे इसका बना देता हूं, देखो हाइड्रोजन को आप क्या करिए यहां पर लाइए, तो ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। तो इसका जो टॉटोमर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। शायद इतनी बात समझ में आ गई हो। ओके, तो इस तरीके से GOC2 का पार्ट खत्म हुआ।